हेलो एवरीवन। हम देखे थे 12वें भाग के 33 नंबर पॉइंट तक। आज हम इसके आगे से देखेंगे और ये आपका बंटी उपन्यास का जो भी नोट्स हैं उसका ये लास्ट पार्ट है। तो हम देखे थे कि सब सामान जमाना था, इसीलिए शकुन ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके बाद जोत और अमी की अलमारी के बगल में एक और लंबी सी अलमारी खड़ी थी। कैसी अलमारी? लंबी सी अलमारी। तो उसके बाद से देखेंगे अलमारी के 2 खानों में बंटी के कपड़े और 2 में उसके खिलौने रखे गए थे। ठीक है, तो 2 खानों में यानी कि 2 भागों में क्या है कि बंटी के कपड़े हैं और 2 भागों में क्या है, खिलौने हैं। टीटू की अम्मा काम करते वक्त जैसी लगती थी, मम्मी भी वैसी लग रही थी। किसको? बंटी को। अलमारी से दवाई दवाई की सी बदबू आ रही थी। तो बंटी के लिए जो अलमारी रखा गया था उससे कैसी बदबू आ रही थी? दवाई दवाई की सी, क्योंकि वो अलमारी जो है डॉक्टर जोशी की थी। डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी शकुन ने बंटी के लिए खाली करवा ली थी। 2-4 दिन में दवाई की महक उड़ जाती। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी थी उसे बंटी के लिए किसने खाली करवा ली थी? शकुन ने। घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी, ये बंटी का कथन था। बंटी के अनुसार जोत अमी की मम्मी मर गई थी, इसीलिए शकुन को वे लोग मम्मी कहते थे। पर बंटी के पापा कलकत्ते में हैं तो वो डॉक्टर साहब को पापा नहीं बोलेगा। ठीक है, शकुन कहती है कि तू डॉक्टर जोशी को पापा क्यों नहीं कहता, और अम्मी और जोत भी तो मुझे मम्मी कहती हैं। तो बंटी का कहना था कि उनकी मम्मी मर चुकी हैं, इसीलिए वो दोनों जो है शकुन को मम्मी कहती थी। लेकिन बंटी के पापा तो जिंदा हैं और वो भी कलकत्ते में हैं, तो वो क्यों डॉक्टर जोशी को पापा बोलेगा? अरे बंटी भैया, तुम पहले कुछ खा लो, सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो यहाँ जी कलपता रहता है तुम्हारे मारे। ये फूफी का कथन था जो कि बंटी को याद आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जोशी के घर पर जब वो स्कूल से आता है तो उसकी मम्मी तो कुछ उसको जो है पूछती नहीं है खाने के लिए, या फिर ये होता है कि जब तक अम्मी जोत नहीं आ जाते तब तक बंटी को कोई खाना नहीं देता था। तो उसे फूफी की याद आती है। जैसे फूफी क्या करती थी कि आते वो खाना दे देती थी। ठीक है, तो वो खाने के बारे में पूछ देती थी। ये लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है, ये अम्मी का कहना था। अम्मी चिढ़ा रहा था। हनुमान वाले लाल कपड़े पहने थे। किसने? अम्मी ने। खाने की मेज पर बैठे सब, कॉलेज का माली आया। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, खाने की मेज पर बैठे थे तो कॉलेज का माली आता है। ज़मीन तक झुककर सलाम किया। बंटी का क्या क्या प्रश्न था देखिए कि कैसा है मेरा बगीचा, तुम ठीक से पानी तो देते हो ना, उस पीले गुलाब की कलियां खिल गईं। तो यहाँ पर देखिए कि माली से वो कौन से गुलाब के बारे में पूछता है? पीले गुलाब के बारे में। अपने बोए सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। ये माली का कथन था। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो महाभारत छिड़ गया। अम्मी अपनी मेज पर से बंटी की किताबें उठा कर फेंक रहा था। ठीक है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? यह मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज। ये अम्मी का कथन था। मम्मी ने अम्मी की किताबें जोत की मेज पर रख दी थीं। तो अम्मी की जो किताबें थीं वो मम्मी ने किसकी मेज पर रख दी थीं? जोत की। अम्मी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई ज़मीन पर लौट गईं। ठीक है, बंटी जो है फेंक दे रहा था। बंटी ने खींचकर 2 थप्पड़ जड़े तो अम्मी जोर से चीखा और बंटी की बाह पर दांत भरकर काट लिया। तो क्या होता है कि 2 दांत मांस के भीतर तक गड़ गए थे और खून छलक आया था। मम्मी आई, दोनों को अलग की, बिना कुछ किए ही जोत एक और को अपराधी सी खड़ी हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि जब बंटी और अम्मी के बीच में मेज को लेकर लड़ाई होती है तब कौन बिना कुछ किए ही एक और को अपराधी सी खड़ी हो गई थी? जोत।
बंसीलाल अम्मी को बाहर ले गया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डांटा, कान खींचा, बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही उसकी मेज़ बनकर आ जाएगी। तो कितने दिन बाद बंटी की मेज़ आने वाली थी? 2 दिन बाद। तुम तो बहुत ज़िद्दी हो यार, ये कहना था डॉक्टर साहब का। बंटी को लग रहा था तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। कार से अम्मी, जोत, शकुन, डॉक्टर जोशी सब आ जाया करते थे। सिर्फ बंटी बस के लिए खड़ा रहता था। उसके बाद 13वां भाग। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया था। रात में कहानी पढ़ता था तो बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती थी। नीली रोशनी में नहाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता था। उसके बाद यहाँ पर ना ऐसे होता है कि बंटी जब स्कूल में होता है तो उसे घर की याद आती है, जब वो घर पर होता है तो उसे स्कूल की याद आती है। मतलब स्कूल में कोई क्लास हो, गणित का क्लास हो, भूगोल का क्लास हो, वो सारी बातें घर पर याद आती हैं। और जब वो क्लास जाता है तो घर की जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हो वो सारे क्लास में याद आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा घुला मिला कर सब लिखा गया है। कभी वो घर पर होगा तो कक्षा की बातें लिखी होंगी, कभी वो स्कूल पर होगा तो घर की बातें लिखी होंगी। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर वो गणित का क्लास है। देखिए कि एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है एक स्टेशन पर। उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस पढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर जोशी के घर आकर मम्मी की परेशानी और दुख के साथ बंटी का संतोष और सुख जुड़ गया था। मतलब क्या है कि डॉक्टर जोशी का जो घर है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं था बंटी को। तो कभी भी ऐसा होता था कि अगर मम्मी परेशान होती थी डॉक्टर जोशी के घर पर तो बंटी को संतोष होता था। डॉक्टर साहब 8 बजे लौटे। वो ज़्यादातर 8 बजे ही लौटते हैं। 8:30 पर सब लोग खाने की मेज़ पर आए। बंटी के लिए अम्मी चुगलखोर था, सुअर था। ठीक है, तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज़ पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे? ये डॉक्टर साहब का कथन था। मम्मी ने बंटी की किताबें मेज़ पर जमा दी, पर बंटी फिर सब ज़मीन पर रख दिया। डॉक्टर साहब गुस्सा हुए। बंटी और जोत छत पर खड़े खड़े मूंगफली खा रहे थे। क्या खा रहे थे? मूंगफली। कौन कौन? बंटी, जोत। बंटी सोच रहा था, बहुत दिनों से मैदानों की सैर नहीं की है, पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं था। कोई धुनी रमाए साधु, कोढ़ीन बनी राजकुमारी, पंख बांटने वाली नील परी, इन सब के बारे में वो सोच रहा था। कोढ़ीन कौन बनी थी? देखिए, राजकुमारी। तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत? कैसी थी तेरी मम्मी? ये क्वेश्चन था बंटी का। जोत को चाची अम्मा की याद आती थी, वे इलाहाबाद में थीं। बंटी ने बोलना बंद कर दिया था। खाने के समय खा लेता था, सोने के समय सो लेता था, बाकी समय पढ़ता रहता था। कहानियाँ, हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता था। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते थे तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती रहती थी। गणित का क्लास फिर से याद करता है। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे अ, ब, स एक त्रिकोण है। और आप यहाँ पर बहुत से जगह पर देखेंगे अ, ब, स, ये याद करता है बंटी। ठीक है, तो ये अ, ब, स आए कहाँ से? गणित के क्लास से, जहाँ पर त्रिकोण के बारे में पढ़ाया जा रहा था, त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर जोशी बंटी को लंबी ड्राइव पर ले जाना चाहते थे। अम्मी उछलने लगा, पर डॉक्टर साहब सिर्फ बंटी को घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। बंटी भैया कोई लाट साहब है जो अकेला जाएगा? ये अम्मी का कथन था। गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी थी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था। बंटी 5:30 बजे से तैयार था। 6:30 बजे बंटी को बेचैनी होने लगी। समय के साथ बंटी की बेचैनी दुख और फिर गुस्से में बदलने लगी। कंपाउंडर 7 बजे के करीब आकर बताया, डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे कि तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक की खबर आ गई। तो हार्ट अटैक की खबर किसकी थी? वर्मा साहब की।
बंटी ने खींच खींच कर जूते मोजे फेंके। अम्मी अंगूठा छिपाकर टीली लीली करता हुआ निकल गया तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसका मन हुआ? बंटी का मन हुआ। अलमारी से खिलौने कपड़े भी निकाल कर फेंक दिया। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुआ जा रहा है, ये मम्मी का कथन था। मम्मी की पकड़ ढीली हुई तो बंटी ने रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर फेंका। क्लास की याद फिर से कि एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में। ये क्लास की याद आ रही है जो कि आधी अधूरी है। स्कूल से लौटकर बंटी जोशी के घर पर नहीं घुसा, अपने पुराने घर पर गया। ठीक है, सड़क पर से 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। जब ये पुराने घर पर गया था सबसे छुपकर, तब 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी जो है मेहंदी की आड़ में हो गया। बंटी अपने बगीचे का चक्कर लगाया। माली दादा दोपहर में ही पानी दे देते थे। अंधेरा बढ़ा, टीटू के घर की बत्तियां जल गई तो उस रोशनी में बंटी को राहत मिली। तो किसके घर की बत्तियों के वजह से बंटी को राहत मिली? टीटू के घर की बत्तियां। बंटी पेड़ पर चढ़ गया ताकि कोई आ रहा तो दिखे, पर कोई नहीं आ रहा था। नीचे उतरकर पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और सटाक सटाक मेहंदी को सूड़ना शुरू कर दिया। बंटी ने फूल पत्ते नोचने शुरू कर दिए। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़कर रौंद कर जैसे एक संतोष मिल रहा था। फिर वो घास पर लेट गया, भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। फिर वो क्या कल्पना करता है कि रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो वो चिड़िया बनकर उसी के कमरे में, यहाँ तक। ठीक है, फिर और कल्पना क्या है कि एक सफ़ेद आकृति हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। और एक कल्पना क्या है? छुन छुन, मतलब पायल की आवाज़। यह सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चे तो ख़त्म हो गए होंगे, वो भूखी तो मरेगी नहीं। फिर बंटी की मम्मी आती हैं। बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज़। ठीक है, तड़ाक। मम्मी ने शायद मारा था। शकुन बताई कि अजय बंटी को लेने आ रहे थे। ठीक है, फिर वो दोनों आ जाते हैं जोशी के घर पर। 14वां भाग। बंटी के बाहर का ही नहीं, भीतर का भी जैसे सब कुछ थम गया था। थमने ही गया जैसे सब कुछ सहम गया। जिद, गुस्सा, रोना, चिल्लाना, सब कुछ। स्कूल से लौटकर पोर्टिको में खड़ा खड़ा बंटी अम्मी, जोत और मम्मी की राह देखता रहता था। कहाँ पर? देखिए, पोर्टिको में। स्कूल से आकर रमी ताश खेल रहे थे बच्चे। ठीक है, डॉक्टर जोशी के घर पर। पापा को लाने के लिए बंटी डॉक्टर साहब के बगल में बैठा हुआ स्टेशन जा रहा था। पापा के लिए बंटी ने जाने कितने पत्र शुरू किए और बिना किसी को पूरा किए कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया। तो बंटी जो है जितना भी वो पत्र लिखता था अपने पापा के लिए, उन सारों को वो कहाँ रख देता था? अलमारी के नीचे। ठीक है, कपड़ों की अलमारी के नीचे। डॉक्टर साहब को 10 बजे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था, तो वे चाहते थे कि अजय आए तो घर पर कोई हो। ठीक है, अजय सर्किट हाउस में रहे। 4 बजे जोशी के घर पर आने वाले थे, लेकिन 4:30 बजे आते हैं। 4:30 बजे के करीब पापा आए तो मम्मी ने ऐसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हो। जो पत्र की बात है, बंटी ने बहुत सारे पत्र लिखे थे अपने पापा के लिए, लेकिन वो भेजता नहीं है। ठीक है, सब कुछ वो अपने पास ही रखा रहता है। लेकिन उन सबको देखने के बाद शकुन ये सोचती है कि शायद ऐसे ही और भी पत्र हों जो कि बंटी ने भेजा है शायद अजय को, और वो खुद भी जाना ही चाहता है अजय के पास। ठीक है, ये सोच लेती है और इसीलिए वो बिना रोके टोके वो भेज देती है बंटी को अजय के पास। चाय की मेज़ पर ढेर सारी खाने की चीज़ें फैली हुई थीं। चाय के बाद मम्मी पापा को लेकर बैठने के कमरे में घुसी तो बंटी भी पीछे पीछे लगा चला गया। मुझे खबर देर से मिली थी, इसीलिए बधाई भी नहीं भेज सका। ये शादी की बात है जो कि अजय कह रहा था। अजय ने बंटी को बाहर खेलने बोला तो बंटी चला गया। अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? ये क्वेश्चन था अजय का। बंटी ने कहा कि अच्छे लगते हैं। फिर अजय ने जोशी के बच्चों के बारे में पूछा तो बंटी जोत को अच्छी बता रही थी। ठीक है, उसके बाद अजय का प्रश्न था कि कांजी पियोगे तुम? जोत अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी
अम्मी भी साथ गया था तो कल अपने पापा के साथ कलकत्ते जा रहा है, ये क्वेश्चन था जोत का। बंटी के अनुसार कलकत्ता बहुत बड़ा शहर था, घूमते घूमते मर भी जाओ तो ख़त्म ही ना हो। 1 महीने बाद बंटी के इम्तिहान थे, तो इसे याद रखिए कि कितने महीने बाद बंटी के इम्तिहान थे, 1 महीने बाद। बंटी वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा, चिट्ठी लिखेगा मुझे, ये शकुन का क्वेश्चन। बंटी का सामान मम्मी तैयार कर दी थी, सामान के ऊपर 3-4 पैकेट रखे हुए थे, ठीक है, ये रंगों के थे। बंटी तू गर्मी की छुट्टियों में यहीं आ जाना, हम लोग फिर चाची अम्मा के पास चलेंगे, ये जोत का कथन है। बंसीलाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वे जो पैकेट थे, ठीक है, जो शकुन रखी थी, वे निकाल कर अलग रख दिए। डिब्बों को सीढ़ियों के एक किनारे पर रख दिया, तो कहाँ पर रखे? सीढ़ियों के किनारे पर। बंटी को छोड़ने के लिए डॉक्टर साहब, अम्मी और जोत भी गए थे। बंटी भैया हम भी कलकत्ता घूमने आएंगे, ये अम्मी का कहना था। बंटी मुझे चिट्ठी लिखना, ये जोत का कहना था। गाड़ी खेत खलिहानों और मैदानों की अनंत सीमाओं के बीच दौड़ने लगी। पापा पूछ रहे थे बिस्तर लगा दें, तुम लेटोगे? दूसरे दिन बंटी हावड़ा पर उतरा तो लगा जैसे अपरिचितों के एक छोटे से दायरे में से उठकर किसी ने उसे अपरिचितों के एक बड़े से समुद्र में ही फेंक दिया है। धक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कहीं बंटी का पता नहीं लगेगा। पापा टैक्सी के लिए क्यू में जाकर खड़े हो गए। बंटी को शायद थका समझकर पापा ने उसे एक बक्स पर बिठा दिया। कहाँ पर बिठाया था? बक्स पर। बंटी उठकर पापा की बगल में जाकर एकदम सटकर उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी सी परछाई पापा की लंबी सी परछाई में ही घुल मिल गई। उसके बाद 15वां भाग। शकुन सोचती थी अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और बंटी खुद जाना चाहता था उन पत्रों को देखकर, ठीक है। शकुन की सहज स्वाभाविक इच्छा क्या थी कि एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वो कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वो जिंदा है। केवल सूरज डूब उग कर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। शकुन के मन में दुख था कि बंटी चला गया। बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा। कहाँ पर? अजय के घर पर, ना उस घर में ना हॉस्टल में। और ये सोच रही थी शकुन। बंटी समझ ही नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया था। मतलब देखिए कि वो अजय के साथ क्यों चला गया। वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि उसकी मम्मी उसे रोके, ठीक है, उसको जाने नहीं दे। वो बहुत बार ये सोचा था, लेकिन कुछ नहीं होता है, उसकी मम्मी रोकती नहीं है और वो चला जाता है, ठीक है। तो बंटी वो इसलिए वो जा रहा था क्योंकि क्या है कि वो शकुन से बदला लेना चाहता था, है ना, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि डॉक्टर जोशी के घर पर शकुन जो है अम्मी जोत से बहुत ज़्यादा घुल मिल रही थी और शकुन का बिहेवियर भी चेंज हो गया था बंटी के प्रति, ठीक है, बार बार गुस्सा, ये वो और सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में बंटी जो है शकुन से बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो उसी के चक्कर में ही वो क्या करता है, अजय के साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता है कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वो अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, बड़ी निडरता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। ये सब शकुन जो है बंटी के जाने के बाद सोच रही थी। बंटी शकुन के जीवन का अभिन्न अंश था, उसका अपना अंश। सब यानी कि जोशी, अम्मी, जोत लौट आए थे, ठीक है, बंटी को छोड़कर लौट आए थे। बंटी की गाड़ी आधा घंटा लेट थी। कितना घंटा? आधा घंटा। मिस्टर बत्रा से चिट्ठी लिखने के लिए जोशी ने कहा था, ठीक है। मतलब जब जा रहे थे बंटी को लेकर अजय जो है जा रहे थे, तब मिस्टर बत्रा से चिट्ठी लिखने के लिए किसने कहा था? जोशी ने। 2 प्यालों में चाय ढल गई और 2 गिलासों में दूध।
किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में डॉक्टर जोशी से कहा कि बेकार है, इसीलिए नया ला दीजिए, टेस्ट है, और ड्राइवर से मंगा लीजिए। अम्मी और जोत में से कोई होगा, ठीक है। बंटी सेतु नहीं बन सका, इसीलिए शायद उसे कट जाना पड़ा। बंटी के बारे में बंसीलाल की बहू ने खुसर फुसर करके पूछा था। ये जो है शकुन याद कर रही थी कि यह बच्चा किसका है। दबा दबा सा जवाब था कि इनके पहले वाले आदमी का बच्चा, और ये सब शकुन याद कर रही थी। जोत शकुन से ग्रामर समझा देने के लिए कह रही थी, याचना जैसा आग्रह था, ठीक है। तो शकुन से ग्रामर समझा देने के लिए कौन कह रही थी? जोत। अम्मी ने 4 सम्स कर लिए थे, 5वां कर रहा था, कुल 10 उसे करने थे। शकुन ने कॉपी पर झुके हुए अम्मी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया, उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अम्मी सकपका सा गया, मतलब जैसे वो बंटी को प्यार करती थी वैसे ही वो अम्मी को जब उसने प्यार किया तो अम्मी जो है सकपका सा गया और फिर अलग हो गया। और इस चीज़ को जोत जो है अजीब सी नज़रों में देखने लगी। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक तनावपूर्ण मौन घिराया था। ये जो है अजय का पत्र है, ये बंटी को लेने से पहले, ठीक है, मतलब वो ये लिखे थे कि वो बंटी को अपने पास लेना चाहते हैं, तो उसी चीज़ का अजय ने बहुत संयत ढंग से लिखा था। लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वो अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन दोनों की राय के बिना, यानी कि डॉक्टर जोशी और शकुन के राय के बिना वो कुछ नहीं करेगा। तो ये वाला पत्र था, ठीक है। तो पहले की बात बाद में लिखी गई है। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर ना रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज़्यादा सही होगा। ये कथन था डॉक्टर जोशी का। डॉक्टर का स्वर सधा हुआ था, दृष्टि सुलझी हुई थी। पता नहीं शकुन को क्या हो गया था कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती थी, बुरी भी। टुकड़ों में बंटी शकुन की ज़िंदगी और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता था, अलग ढंग से धड़कता था। कलकत्ते में सेशन जनवरी से शुरू होता था। कब से? जनवरी से अप्रैल तक एडमिशन हो जाते थे, ठीक है। जनवरी से सेशन शुरू होता था, याद रखिए, और जो है कब तक एडमिशन हो जाते थे? अप्रैल तक। अजय जब आया था शकुन का मन हुआ था कह देने को कि यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसीलिए कहीं अब नॉर्मल है। शकुन को लग रहा था डॉक्टर साहब बंटी को घुमाने नहीं लिए, इसीलिए वो अजय के साथ चला जा रहा था। छत पर खड़े खड़े शकुन यह सब सोच रही थी। 2 घंटे से खड़ी खड़ी वो बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें सोच रही थी, ठीक है। मतलब कैसे वो डॉक्टर और अजय से जुड़ती है फिर कटती है, ये सब बातें सोच रही थी। अजय से कटकर शकुन अतीत में डूब गई थी। डॉक्टर से जुड़कर वो फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झांकने लगी थी। शकुन रो पड़ी। डॉक्टर साहब छत पर आके उसे संभालने लगे। फिर आता है 16वां भाग, ये लास्ट है। एक और यात्रा, वैसा ही रेल का डिब्बा था। पापा थे, बंटी था। बंटी को लग रहा था कि बंगाल के जादू के वजह से उसके अंदर आँख कान उग आए हैं। पीसी सरकार का जादू, बॉटनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ के बारे में बंटी सोच रहा था। अजय कह रहे थे हर इतवार को पिकनिक पर और रोज़ शाम को सैटरडे क्लब ले जाएंगे, ठीक है। रोज़ शाम को सैटरडे क्लब याद रखिए, और हर इतवार को पिकनिक। जाते ही तैरना सिखा देंगे। बंटी खिड़की की ओर देख रहा था। पापा किताब पढ़ रहे थे। बंटी ने डबल डेकर बस देखा। 2 तल्ले की रेल की पटरी पर चलने वाला ट्राम देखा। घर पहुंचते हैं सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े अजय बटन दबा रहे थे। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा था। दरवाज़ा खुलता है। बंटी की नीची नज़रों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा था। ओहो, ये हैं बंटी साहब, तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। ये कथन है मीरा का। मीरा के चेहरे में दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया। तो मीरा के चेहरे में किसका चेहरा घुल मिल गया? याद रखिए, दीपा आंटी। बहादुर चीनू को लेकर भीतर आया। चीनू गोरा था, गुदगुदा सा बच्चा था, अजय और मीरा का बेटा था।
तो चिन्नू का वर्ण याद रखिए गोरा था। सोने के कमरे से जुड़ा हुआ छोटा सा कमरा था बंटी के लिए। छोटा सा घर था बंटी को, तो यहाँ पर अजय का जो घर है वो छोटा सा था, इसीलिए बंटी को 4 कमरे का बंगलानुमा घर याद आता है, अपना बगीचा याद आता है। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटिमाता हुआ दिया, फूफी के हनुमान जी भी याद आते हैं। बंटी, तुम इतने सुस्त क्यों हो बेटे? तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ये पापा का कथन है। एडमिशन के लिए इम्तिहान देने जाना था तो पापा तैयार करते हुए कहते थे कि 1 का दाम दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना, और ज़्यादा का देखकर 1 का पूछे तो भाग करना। और ये तैयार करते हुए कह रहे थे, और खाना खिलाते हुए क्या कहते थे कि जिस भूमि खंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े खड़े क्या सिखाते थे कि अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। दूर रहते थे तो बंटी को लगता था पापा बहुत पास थे, पापा की हर चीज़ वो जानता था, पर पास रहकर लगता था कि पापा को वो जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार बंटी ने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा था, ललाट पर 3 सॉल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए देखा था। कई बार वाश बेसिन पर सेब करते हुए देखा था। नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते हुए पापा उसकी आंखों के सामने उभरे थे, पर यहाँ जब पापा को मेज पर सेव करते हुए और दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता था कि वे शायद टीटू के पापा थे, यानी कि उसके कल्पना में जो पापा थे उसे लगता है कि नहीं, शायद वो टीटू के पापा थे या फिर शायद वो डॉक्टर साहब थे। भीड़ भरी ट्रम में पापा ने बंटी को बिठाया, खुद डंडा पकड़कर खड़े हो गए। पापा का कोट देखिए कि हल्के सलेटी पर काले रंग का 4 खाना, ठीक है। कोट से बंटी ने गहरी पहचान कर ली, मतलब बंटी को लग रहा था कि अगर वो खो जाता है तो वो कैसे पहचानेगा, क्योंकि पापा के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। तो वो क्या करता है, जो पापा का कोट है उसे पहचान लेता है, ठीक है, कि हल्के सलेटी पर काले रंग का 4 खाना। सड़क पार होते समय क्या सिखा रहे थे अजय कि याद रखना, लाल बत्ती पर कभी सड़क मत पार करना। और बुधवार का वो दिन था, ठीक है। सर का प्रश्न क्या था कि व्हाट्स योर नेम डियर, यू हैव कम विद योर फादर, व्हाट्स योर फादर, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट्स योर फादर पूछते हैं, लेकिन बंटी क्या कहता है कि माय मम्मी इज प्रिंसिपल, जो कि गलत था और उसका एडमिशन भी यहाँ पर नहीं होता है। बंटी को कागज पेंसिल दिया गया, अपने शब्दों में कोई सा भी एक कहानी लिखने को कहा गया। शाम को वकील चाचा आए थे, ठीक है, कहाँ पर, अजय के घर पर। अरे यह क्या, बंटी चुपचाप खड़ा है, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वकील चाचा का कथन। मीरा ने बताया वकील चाचा को कि एडमिशन नहीं हुआ, लगता है वहाँ का स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है, ये मीरा का कथन था। और एक बार याद रखिएगा कि एक बार तीनों सेक्शन में सेकंड आया था बंटी, ठीक है। तो उस दिन हलवा बनाने के लिए शकुन कह रही थी फूफी से, तो उसे भी याद रखिएगा। मीरा ने अजय को समझाया था, पहले बंटी के एग्ज़ाम्स होने दो, छुट्टियों में लाकर यहाँ रखना, यदि हिल जाए, उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना, वरना बच्चे के साथ भी तो कितनी ज़्यादती है। फिर से बंटी को और एक स्कूल ले जाया जा रहा था। स्टेशन आने पर पापा हाथ में दोने लिए चले जा रहे थे, और दोने में क्या था, समोसे, नमकीन और नमकीन सेव, ठीक है। उस स्कूल में कोई इम्तिहान नहीं था, सीधे क्लास में जाना था। बंटी मन में दोहरा रहा था कि माय फादर इज डिविजनल मैनेजर, ठीक है। तो क्योंकि पहले उसको पता नहीं था कि उसके पापा क्या थे, तो इस बार वो रट्टा लगा रहा है कि माय फादर इज डिविजनल मैनेजर। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो, यह अजय का कहना था। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, लेकिन लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले जाएंगे, उन्हें पापा ही समझना, ये कहना था अजय का। क्या हाल हो गया है बच्चे का, कितना सहमा डरा डरा रहता है, कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल। यह जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबरी के बच्चों के बीच में ही रहेगा, तभी नॉर्मल होगा, हो खर्चा जैसे भी हो, जो भी हो, ये कहना था अजय का। मीरा चिन्नू को लेकर बंटी के साथ खेलने बैठती है। एक दिन तो चाबी की मोटर जूं करती हुई निकल जाती है, फ्लाइंग प्लेट लाल पीली रोशनी दिखा दिखा कर घूमती है, और चिन्नू जो है किलकारी मारता है। बंटी सारा समय बालकनी में बैठा रहा। चिन्नू 5 बजे से चारों तरफ ऐसे देखता था जैसे कुछ ढूंढ रहा था, और वो किसे ढूंढ रहा था, अजय को।
बंटी ने पिस्सी कर दी थी तो बहादुर कपड़े बदलवा रहा था। ठीक है, फिर से कहीं जा रहे थे। बंटी को लेके पापा बाथरूम गए थे। पापा ने एक सिगरेट लगा ली। सिगरेट का एक कस खींचा तो सिरा दमक उठा। लाल तारा, बाहर के गाढ़े अंधेरे में जाकर वो तारा टंक गया। एक रहस्य था जो खुल गया। बंटी जैसे कहीं से हल्का हो आया। वो क्या करता है, अजय के घर पर कुछ लाल लाल देखा था तो यहाँ पर वो बाहर जब लाल तारा देखता है तो वो थोड़ा सा हल्का होता है। हॉस्टल का खर्चा था 250 के करीब। बंटी प्लानिटोरियम में बैठा था। बंगाल का जादू देखा। प्लानिटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल तक बंटी पापा के साथ छलांग लगा लगा कर चलता रहा। मीरा, बहादुर और चीनू के साथ बैठी हुई थी। मौसला मुड़ी, चीना बादाम, मुरमुरे, मूंगफली, इनके नाम सुन बंटी को हंसी आती रही। पास ही उगी हुई कदली की क्यारियों में कितनी घास फूस उगाई थी। बंटी गया और क्यारी की सफाई करने लगा। अरे बच्चा, वहाँ मिट्टी क्यों खोदा खोदी कर रहे हो, हाथ गंदे हो जाएंगे, ये कथन था अजय का। रात में सोया तो अजय के घर पर सोता है तो क्या होते हैं, छत पर तारे झिलमिलाने लगते हैं, ज़मीन पर चाबी वाली मोटर दौड़ने लगती है। सपना है, ठीक है। फ्लाइंग प्लेट घूमने लगती है। 2 पहलवान बॉक्सिंग करने लगते हैं। चीनू की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। हम भी चलाएंगे साहब, हम भी चलाएगा। अपनी मिचमिची आँखों को झपकते खोलते बहादुर हर चीज़ को बड़े कौतूहल से देखने लगा। हवा के बीच में ही कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डलिया। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ, ये कथन था अजय का। न्यू मार्केट बाजार नहीं, कोई प्रदर्शनी लग रहा था। पापा के हाथ में लिस्ट थी, चीज़ें खरीदी जा रही थी। तो बंटी के हॉस्टल जाने के लिए जो चीज़ें कहाँ से खरीदी जा रही थी, न्यू मार्केट। बंटी कभी दर्जी के यहाँ खड़ा नाप दे रहा था, कभी जूते वाले के यहाँ जूते पहनकर देख रहा था। अजय कह रहे थे 1 साइज बड़ा ही दो, बच्चों को बढ़ते देर नहीं लगती। तो कितने साइज बड़ा देने के लिए कहते थे, 1 साइज। जूते, मोजे, बनियान, पैंट्स, शर्ट्स, जाने कितनी चीज़ें खरीदी जा रही थी। बंटी कुछ चुन नहीं सकता था। कपड़ा, रंग, डिजाइन, संख्या सब कुछ पहले से ही तय था। ये वाला नहीं, वो वाला, नीला नहीं, ब्राउन, बटन नहीं, जेब, 1 नहीं 2, ये सब कहकर बंटी मम्मी को परेशान किया करता था। लेकिन यहाँ पर अजय के पास सब कुछ तय है, बंटी कुछ भी चुन नहीं सकता था। सूटकेस, अटैची, एयरबैग, होल्डर, सब पर बंटी का नाम पता लिखा जा रहा था। पता देखकर बंटी को मालूम हुआ कि पापा चौरंगी रोड पर रहते थे। ठीक है, चौरंगी यहाँ पर याद रखना है। और वो अब तक क्या समझ रहा था, एल्गिन रोड ही समझ रहा था। जहाँ कहीं भी वे यानी कि मीरा, पापा और बंटी बैठते थे, जाने कहाँ से बंटी के मन में अ ब स उभर आता था। रात में बंटी बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों ओर ढेर सारे कपड़े फैलाए मीरा नाम टाँक रही थी। बंटी के पुराने कपड़े, उसके खिलौने, उसका बक्सा सब अलग करके रख दिए गए थे। बहादुर और चीनू उन खिलौनों पर जुटे हुए थे। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बहादुर सारा नया सामान उतार रहा था, यानी घर पर से उतार रहा था गाड़ी तक। ठीक है, मीरा नीचे खड़ी थी। बहादुर चीनू को लिए खड़ा था। पापा पीछे सामान जमा रहे थे। प्यार करवा कर और नमस्ते करके बंटी जो है टैक्सी में बैठ गया। कभी मीरा मम्मी बन जाती थी, कभी मीरा रह जाती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 2 लड़के जो है लकड़ी की टिकटी बजा बजा कर गा रहे थे। यहाँ पर 2 संख्या याद रखिए। पानी पियोगे बेटा, ये प्रश्न था अजय का। चलवे न हवे न, इनकलाब जिंदाबाद। कतार बांधकर हवा में मुट्ठियाँ उछालते हुए लोग लाल झंडियाँ लिए चले जा रहे थे और ये था कम्युनिस्टों का जुलूस। ठीक है, कलकत्ता जुलूसों का शहर है। कौन कह रहा था, पापा। बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। साथ में घंटी टुनटुना रही थी। मरे हुए आदमी को लिया जा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था। बंटी को लगा कहीं जिंदा आदमी को ही तो नहीं ले जा रहे। स्काउट मास्टर ने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए। 2-3 दिन तक उठते बैठते सोते जागते हरी बोल ही गूंजता रहा। ठीक है, क्या गूंजता रहा, हरी बोल। वो सामने तुम्हारा हॉस्टल है, ये कह रहे थे पापा। तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर सबसे जान पहचान करवाकर शाम को हम चले जाएंगे, ये पापा का कहना था।
फिर कल्पना क्या है, कल्पना क्या करता है बंटी। बंटी दौड़ पड़ा है बिना पीछे मुड़े, बस आगे ही आगे। नदी नाले पहाड़ मैदान सब पार करता जा रहा, पता नहीं कहाँ गिर जाता है। सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद जटा खड़ाऊ कमंडल, एक साधु उसके पास खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो। ये कल्पना है, ठीक है। पापा ने गोद में उठाकर बंटी को खड़ा किया। 5-7 मिनट में स्टेशन आने वाला था। तो कितने मिनट में उसका जो अंतिम स्टेशन आने वाला था, 5-7 मिनट में। सवेरा हो चुका था। आंसू भरी बंटी के आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और फिर एक दूसरे से मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ हो गए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका बंटी उपन्यास।